आगे बढ़ते हैं और निप्पॉन इंडिया एआईएफ के इक्विटी हेड वरुण गोयल से बातचीत आगे लेके चलते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। वरुण, सबसे पहले ऑटोज से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ही दबी हुई थी, लेकिन ऑटो नंबर्स इस बार काफ़ी बढ़िया आए। चाहे वो टू व्हीलर्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल, मारुति ने तो बॉल जो है वो स्टेडियम के बाहर ही मार दी। आप कहाँ पे बुलिश हैं ऑटो स्टॉक्स में? कहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लग रहा है इन तीनों कैटेगरीज में? नमस्कार अजय, अपने शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक ऑटो सेल्स का सवाल है, हमें लग रहा है कि पैसेंजर कार सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, एसयूवी सेल्स, ये तो ठीक ठाक बिक्री इसमें बिक्री की दर बनी हुई है। थोड़ा सा प्रेशर जो आ रहा है वो भी आप देखिए टू व्हीलर के स्पेस में आ रहा है। खासकर जो इकोनॉमी सेगमेंट है उसमें डिमांड भी सॉफ्ट है, क्योंकि सेल्स प्राइस व्हीकल्स का काफी बढ़ा है पिछले 3 साल में। और होंडा जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, उसके आने के बाद वहां पे कंपटीशन और बढ़ने की संभावना है। तो हम जो इकोनॉमी सेगमेंट है मोटरसाइकिल का, उस पे कॉशियस रहेंगे। जहां तक प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट है, जहां तक आपका पैसेंजर कार है, वहां पे डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छे है और अगले कुछ सालों में भी अच्छा होने का उम्मीद है। हमारा ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी ही पीक होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ऑटो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑटो लोन्स के, वो भी पीक होने वाले हैं। तो डिमांड इसके बाद हमें लगता है कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होने की वजह से उसको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और हम ऑटो सेक्टर पे ब्रॉडली पॉजिटिव रहेंगे। इंटरेस्टिंग। एक एक पॉइंट मैं आपसे दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा, ये होंडा के आने से। इनफैक्ट ये बात पहले भी उठी है, लेकिन मैं आपका नजरिया चाहूंगा। होंडा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों एंड पे हिट कर रही है। एक तो वो 350 सीसी की गाड़ी उन्होंने बनाई है, बहुत ही शानदार है, आप पता नहीं आपने देखी है नहीं। रॉयल एनफील्ड वाली कैटेगरी में भी हिट कर रही है अपने उस प्रोडक्ट लॉन्च से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नाम। और दूसरी तरफ वो CD100 स्प्लेंडर वाली जो कैटेगरी है, इकोनॉमी कैटेगरी, वहां पर भी 65,000 रुपए की गाड़ी उन्होंने लॉन्च करने की खबर आई, लो प्राइस वाली। वहां भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये बड़ा मैटर बन सकता है। टू व्हीलर्स हमारी तो 2 ही 3 कंपनीज हैं, चौथा आ जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बना सकता है। देखिए, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो सक्सेस स्कूटर में रही, जिस कैटेगरी में जाते हैं उसमें डोमिनेट करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मार्केट प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस है, तो एक डेफिनेटली एक और क्रेडिबल प्लेयर इकोनॉमी सेगमेंट में आने वाला है। तो वो नजरिए से, प्लस जैसे कि मैंने बोला, डिमांड वहां पे ऑलरेडी सॉफ्ट है, तो ऐसे टाइम में शायद प्राइस कंपटीशन भी होगा, चाहे कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस होगी, तो इकोनॉमी सेगमेंट कंपनी से हम लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे। मॉर्निंग वरुण, अब क्योंकि बाजार डोमेस्टिक ट्रिगर्स में Q4 के अर्निंग्स को भी देखना चाहेगा। ऑटो सेल्स के नंबर्स तो फरवरी के डेटा पॉइंट्स कई सारी कंपनियों के लिए बेहद अच्छे आए। इंफ्रा स्पेस में कई सारे बड़े ऑर्डर्स, डिफेंस लगातार चल रहा है। अगर आपने एनालिसिस किया हो कि कौन कौन से स्पेसेस हैं जहां पर अच्छे अपग्रेड्स आ सकते हैं, कैसी अर्निंग्स रह सकती हैं Q4 की? देखिए, अगर आप देखें पूरे साल के बेसिस पे, तो बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग सबसे अच्छी रहेंगी। हम पिछले 3 क्वार्टर से देख रहे हैं कि बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये साल 17 से 18% का ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ रहा है। FY24 में भी हमारा अनुमान है कि 13-14% का क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम लेवल पे रहेगा। उसका मतलब है कि जो बड़े प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो 15 से 20% क्रेडिट ग्रोथ कर पाएंगे। एसेट क्वालिटी ऑलरेडी काफी ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रेस अभी बाजार में नजर नहीं आ रहा है। लेंडिंग साइकिल की अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, तो अगले 2 से 3 साल बैंकिंग सेक्टर कंपनीज के लिए काफी अच्छे रहेंगे और अर्निंग्स को भी वही लीड करेंगे। सेलेक्ट कैपिटल गुड कंपनीज, जिसमें कि हम देख रहे हैं लगातार अच्छी ग्रोथ बनी हुई है और इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं। जो केपेक्स एक्टिविटी है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो कंज्यूमेबल्स है, उन सब में अच्छा केपेक्स देखने को मिल रहा है। तो सेलेक्ट बिल्डिंग मटेरियल, अगर आप देखें रियल एस्टेट, हालांकि एक डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में भी प्रेशर आ सकता है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत ही रोबस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेल्स रही हैं, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो दिल्ली है। और पूरा अगर देश में देखें तो पैन इंडिया इन्वेंट्री लेवल सिर्फ 1.5 साल का रह गया है। तो रियल एस्टेट कंपनीज और उससे एसोसिएटेड जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, उन सब में भी हम मान रहे हैं कि अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। वरुण, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। वरुण, एक टॉपिक है क्रूड वाला। ये ना बहुत तेज़ी से वॉलेटाइल है, काफ़ी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है। आज खबर यही कि 2 देशों ने, बड़े देशों ने कट कर दिया है कुछ सप्लाई को। ये सप्लाई की प्रॉब्लम से क्रूड ऊपर आ रहा है, ना कि डिमांड की वजह से। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि शायद हो सकता है $100 वापस पहुंच जाए ये।
तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम या कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है आने वाले महीने में? आपका कुछ कैलकुलेशन है सर इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अगर हमारे देश के लिए रहा है तो हमेशा क्रूड ऑयल प्राइस से रहा है। लास्ट ईयर भी जब क्रूड ऑयल प्राइस 100 क्रॉस किया था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो हमने देखा था बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए थे, इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज का एक्सपेक्टेशन काफी था, रुपए पे प्रेशर आया था क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉनिटरेबल है। हमारा ऐसा मानना है कि अगर जो $70-75 का प्राइस चल रहा था, अगर ये 80-85 पे स्टेबल हो जाता है तो वहां तक इंडिया के लिए ठीक है। उसके ऊपर 85, 90, 100 जब क्रॉस करता है तो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा रहा तो आरबीआई को शायद रुपये को डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ाना पड़े, इन्फ्लेशन शायद थोड़े और टाइम तक तंग करे। तो हमारा यही उम्मीद रहेगी कि क्रूड 80-85 तक जाके फिर स्टेबल हो जाए, और वो कंडीशन में आई थिंक इंडिया के लिए फेवरेबल रहेगा। ऑलराइट वरुण, ऐसे में कौन कौन से और बेट्स हैं, क्योंकि अभी भी बात ये की जा रही है कि मे बी दिस ईयर कैन बी अ बेस ईयर और उसके बाद आप आगे एक अच्छी रफ्तार दे सकते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस जो पहले बॉटम आउट भी हुए थे, क्या वहां पर अब हम मोमेंटम पिक होता हुआ देखेंगे इस साल से? देखिए, हमें लगता है कि ये साल बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। करीब 18 महीने से निफ्टी फ्लैट है, और अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर देखें तो 20-30-40% तक का करेक्शन अच्छे मिड कैप में, स्मॉल कैप में देखने को मिला है। तो अगर ये साल हम बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करें, कुछ अच्छे सेक्टर जैसे बैंक्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, सेलेक्ट फार्मा नेम्स हैं, सेलेक्ट कैपिटल गुड कंपनीज, इन सब में काफी स्टॉक्स में जैसे ही करेक्शन देखने को मिले हमको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और अगले 5 साल के लिए एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का ये समय है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें तो इस साल अर्निंग्स 810-820 के करीब रहेंगी निफ्टी की। अगले साल हमारा अनुमान है कि 900 से 950 के बीच में रहेंगी। तो उस बेसिस पे मार्केट 18, 18.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 10 ईयर एवरेज से थोड़ा सा महंगा है। तो ब्रॉडली मार्केट में हमें लगता है 10% रिटर्न निफ्टी कंपनीज में रहेगा, और अगर अच्छे मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रिटर्न अगले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है। आईटी के ऊपर क्या व्यू बन रहा है? आज सुबह एक ब्रोकरेज ने केपीआईटी को 45% टारगेट काट दिया वैल्यूएशन हायर को बोल के, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं। अगर हम देखें तो आपके टॉप आईटी कंपनी जो इंडिया की हैं वो 3-4 नाम 52 वीक लो पे आ गए, और वहां देखा जाए तो यूएस में नैस्डैक अपना बेस्ट क्वार्टर 2 साल में बना के खत्म हुआ है। मार्च में 7-8% चला, और दिसंबर से तो 20%। यहाँ की आईटी में चिंताएं कुछ ज्यादा नहीं बेक इन हो गई हैं इस क्वार्टरली रिजल्ट को लेके, या वैल्यूएशन या ओवरऑल ग्रोथ को लेके? क्या आप वहां पे वैल्यू हंट करेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कहीं भी, या आप अवॉइड करेंगे? देखिए, हमारा व्यू है कि आईटी में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है जो कोविड के टाइम से शुरू हुई है, जो कि एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चल रहा है, जो कि न्यू आईटी केपेक्स एक देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये 5 साल की स्टोरी है, जिसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर है। यूएस में जो छोटे बैंक्स में जो प्रेशर बना पिछले महीने, उसकी वजह से कुछ डील्स का डिसीजन मेकिंग डिले हुआ है। शायद ये 1 या 2 क्वार्टर का प्रेशर रहेगा, लेकिन ये वीकनेस में हमें लगता है लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडियन आईटी कंपनीज में जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि अगले 3 से 5 साल में हमें बहुत अच्छा रिटर्न ये देखने को मिलेगा। एक चीज जो बहुत काउंटर ये कहते हैं, जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है या दुनिया में वोलेटिलिटी होती है, तो हम देखते हैं कि रुपये में हमेशा डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है। उस वजह से आईटी कंपनीज को फायदा होता है। तो एक अपने आप में काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर रहता है। तो हमारे व्यू में आईटी एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी अगर हम देखें पिछले 30 साल में तो आईटी सेक्टर है। तो हमारे व्यू में कोई भी वीकनेस में आईटी स्टॉक्स में एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए। वरुण, ये फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो चुका है इस बार, और 2024 के अंदर आपको पता है चुनाव ही हैं, तो वैसे महीनों के हिसाब से देखा जाए तो 7-8 मंथ ही हैं। आपको चुनाव के अलावा कोई और ऐसा ट्रिगर जो आप ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, आप उसकी वेट भी कर रहे हो और उसको लेकर कोई बड़ा फैसला भी लोगे, कोई भी एक ऐसी चीज़? देखिए, मार्केट में हमें लगता है कि टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। हमारा ऐसा मानना है कि जब भी वैल्यूएशंस आपके फेवर में आ जाएं, जो कि अब आने लगे हैं, आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जैसा कि आपने कहा था, क्रूड ऑयल, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जैसे मूव करेगा उसके बेसिस पे इंडिया की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, आपकी करंट अकाउंट पॉलिसी सब मूव करती है। तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक फैक्टर
बहुत मेजर तरीके से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट कर पाएगा। ब्रॉडली वैल्यूएशन, जैसे मैंने बोला, सेलेक्टिवली वैल्यू मार्केट में इमर्ज हो रहा है। कभी भी स्टॉक्स और मार्केट एक साथ बॉटम आउट नहीं करते। अगर आप देखेंगे, कुछ स्टॉक्स लास्ट ईयर ही बॉटम आउट कर गए, कुछ स्टॉक्स अभी बॉटम आउट कर रहे हैं। मार्केट शायद अभी बॉटम आउट हुआ, या हो सकता है 3 महीने 6 महीने के बाद भी हो, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स अलग टाइम पे बॉटम आउट होते हैं। इसलिए हमें हमेशा ढूंढते रहना चाहिए कि कहाँ वैल्यू इमर्ज हो रही है, और उस पर फिर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। वरुण, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिनेरियो था तो लगातार आप ग्रोथ स्टॉक, आईटी स्टॉक से पिटाई देख रहे थे। जो हाई पीई स्टॉक्स हैं वहाँ एक बार वैल्यू रीटेस्ट हो रही थी, एंड कुछ स्पेसेस इंडियन मार्केट्स में, फाइनेंस स्पेसेस में, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स ग्रोथ होने के बाद भी बाजार वो प्रीमियम नहीं दे पा रहा था। तो क्या अब वो सिनेरियो रिवर्स होता हुआ दिखेगा? किस तरह की मूव देखनी चाहिए इन स्पेसेस में? देखिए, एक जो ब्रॉडर ट्रेंड है पिछले 15 साल में, जो लो इंटरेस्ट रेट का रिजीम रहा है, शायद वो अब कुछ सालों के लिए बदल जाएगा। हमारा ऐसा मानना है कि बहुत हाई मल्टीपल पे स्टॉक शायद अब ना ट्रेड कर पाए, क्योंकि वो 0% इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रिजीम शायद अब ना रहे। जो कि हम देख रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत बहुत लो रहा था पिछले 15 साल से। अभी शायद कुछ साल दुनिया में और इंडिया में भी इन्फ्लेशन 4-5-6% के आसपास रहेगा। डेवलप्ड मार्केट्स में भी इन्फ्लेशन शायद 4-5-6% के आसपास रह सकता है। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा मल्टीपल एक्सपेंशन शायद पॉसिबल ना हो। तो जो स्टॉक्स हमें गुड ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, वो स्टॉक्स को हम प्रेफर करेंगे। मैं रियल एस्टेट और सीमेंट स्पेस के बारे में जानना चाहूँगा आपसे वरुण, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप जो क्वालिटी रियल्टी डेवलपर्स हैं, मैक्रोटेक, ओबरॉय, वैरायटी, क्योंकि इन्होंने कुछ समय तो बहुत सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ दी, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट वॉल्यूम ग्रोथ की दिखी, क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं तो जाके काटता है। अगर पॉज होता है रेट यहाँ से और नेक्स्ट 6 महीने में ट्रेंड लोअर करता है, तो क्या लार्ज ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स में वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ जाएगी? ये क्या वैल्यूएशन के ठीक ठाक करेक्ट हो गए? देखिए अजय, हमारा मानना है कि पिछली साइकिल में भी 2003 से 2008, जो कि इंडिया की रियल एस्टेट की बेस्ट साइकिल थी, उस टाइम भी 300 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए थे। तो रियल एस्टेट सेल्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट का नहीं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि आप खुद अपनी सैलरी के बारे में, अपनी इनकम के बारे में कितना कॉन्फिडेंट है। अगर कोई कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने करियर में अच्छा कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसे घर की जरूरत है, तो वो जाके घर खरीदेगा। थोड़ा सा ईएमआई बढ़ने से तकलीफ जरूर होती है, लेकिन वो डिसीजन शायद चेंज नहीं होता। तो हमारा ये मानना है, क्योंकि एंड डिमांड बनी हुई है लगातार, इस बार मार्केट में इन्वेस्टर डिमांड से ज्यादा एंड यूजर की डिमांड है। और अगर आप देखें, जो इन्वेंट्री कोविड के टाइम 2.5 साल की लगभग थी पैन इंडिया बेसिस पे, वो करीब 1.5 साल के आसपास आ गई है। अगर आप अफोर्डेबिलिटी भी देखें, तो जो आपका मंथली ईएमआई बाय टेक होम सैलरी का रेशियो अराउंड 36-37% है, जो पीक में 2012-13 में करीब 50% के आसपास था। तो अफोर्डेबिलिटी अभी भी काफी अच्छी है, और जो एंड यूजर डिमांड है वो बनी रहेगी। हमारा ये मानना है कि 5 से 7% प्राइस इंक्रीज और 5 से 7% वॉल्यूम ग्रोथ, तो कुल मिला के 15% के करीब जो ग्रोथ है वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्लेयर्स, वो प्लेयर्स जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, जो अपने अपने मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, वो जरूर डिलीवर करेंगे। और हमारे हिसाब से ये स्टॉक्स में 3 से 5 साल के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलराइट वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जल्दी फिर बात होती है।